दोस्तों, महाराष्ट्र में आज कौन सीएम है, कल कौन था, कल कौन बनेगा, ये कहना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और हम ये महाराष्ट्र के अभी पॉलिटिकल क्राइसिस में ये हमने देख लिया। महाराष्ट्र में पार्टी तो वही है, शिवसेना अभी भी पावर में। पर हमारे चीफ मिनिस्टर बदल गए। पहले उद्धव ठाकरे थे, अब एकांत शिंदे आ गए, और इन्हीं दोनों को लेकर महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी में एक बहुत बड़ा स्प्लिट आ गया है। एक तरफ एकांत शिंदे का ग्रुप है, एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। और इसी को लेकर ये जो है पूरा का पूरा क्राइसिस घूमा है इस बार। पर इस क्राइसिस से हम कई सवाल उठा सकते हैं कि क्यों क्यों उन मिनिस्टर्स पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा, जो 16 के 16 रेबेल करके गुवाहाटी में जाके बैठ गए। क्या हुआ ऐसा कि इस पार्टी में स्प्लिट आ गया? और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस पूरे के पूरे क्राइसिस में? आज हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। पहले हम लीगल एस्पेक्ट्स में जाने से पहले हम इस पूरे क्राइसिस का एक ओवरव्यू, एक टाइमलाइन बनाकर देख लेते हैं, क्योंकि ये 3-4 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ है और हमें समझना चाहिए कि कैसे हुआ, क्या-क्या हुआ। हमारी कहानी जो शुरू होती है, वो शुरू होती है महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन से, जिसमें शिवसेना को ये शक होता है कि कुछ पार्टी मेंबर्स ने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि जितने सीट्स उन्हें मिलने चाहिए थे उतने मिले नहीं। इसको लेकर 21 जून को, और अब मैं डेट वाइज जाऊंगा, 21 जून को उद्धव ठाकरे एक मीटिंग बुलवाते हैं अपने एमएलएस की, जिसमें कुछ 13-14 एमएलएस गायब होते हैं। इसी दिन ये जो 13-14 एमएलएस हैं, इंक्लूडिंग हमारे शिंदे साहब, एकांत शिंदे, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वो रेबेल कर रहे हैं, उन्हें एनसीपी और कांग्रेस के साथ काम करना पसंद नहीं है। और ये यूनानिमसली कहते हैं कि वो रेबेल कर रहे हैं शिवसेना से, और वो तब तक काम नहीं करेंगे तब जब तक शिवसेना बीजेपी के साथ अलायंस नहीं बना लेती। ये हुआ 21 तारीख को। 22 तारीख को ये सारे के सारे एमएलए उठ के गुवाहाटी चले जाते हैं। 24 तारीख को क्या होता है कि जो शिवसेना है, जो असली शिवसेना, वो महाराष्ट्र असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर, जिनका नाम है नरहरी झिरवाल, उन्हें ये कहती है, उन्हें पिटीशन देती है कि ये जो 16 एमएलए हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। इसी दिन दो इंडिपेंडेंट एमएलए जो कि बीजेपी से एसोसिएटेड होते हैं, वो डेप्यूटी स्पीकर झिरवाल साहब के अगेंस्ट ही नॉन कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर देते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का पिटीशन फाइल कर देते हैं, जिसे 34 और एमएलए साइन करते हैं। अब क्योंकि ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एक अनऑथराइज ईमेल के द्वारा के द्वारा दिया गया था, भेजा गया था, इसीलिए झिरवाल साहब इसे खारिज कर देते हैं। और 25 तारीख को ये 16 एमएलए को ये नोटिस भेज देते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। अगले दिन यानी 26 तारीख को ही एकांत शिंदे साहब पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस को चैलेंज करने के लिए। और इनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि बिकॉज डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर पहले से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, इसीलिए उनके पास पावर नहीं है कि वो किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर पाए अभी। एंड ये एक 2016 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आया है, ये एक प्रेसिडेंट है। 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो होती है, वो ये 16 के 16 डिस्क्वालिफिकेशन जो होते हैं, इन्हें स्टे पे लगा देती है, यानी इन्हें इनवैलिड कर देती है 12 जुलाई तक। और 12 जुलाई को इसका नेक्स्ट प्रोसीडिंग आने वाला है। 28 जून को क्या होता है, 27 जून को सुप्रीम कोर्ट, 28 जून को क्या होता है कि हमारे डेविड फडणवीस साहब महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलते हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर को वो कहते हैं कि उन्हें फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। फ्लोर टेस्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नर, जो सरकार है, जो मेजोरिटी की सरकार है, उन्हें कह सकती है कि वो फिर से अपनी मेजोरिटी प्रूव करे असेंबली में। क्योंकि बीजेपी के हैं हमारे गवर्नर, वो कहते हैं कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट होगा। 29 जून को शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाती है इस फ्लोर टेस्ट को चैलेंज करने के लिए, और कहती है कि ये फ्लोर टेस्ट तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वो 16 एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग पूरा नहीं हो जाता। पर सुप्रीम कोर्ट इन पिटिशन को खारिज कर देती है और फ्लोर टेस्ट के लिए गो अहेड कर देती है। उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। अभी एकांत शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी और शिवसेना अभी पावर में है। इतना कुछ जानने के बाद अब हम आते हैं अपने एंटी डिफेक्शन पे। दोस्तों, ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था शिवसेना के शिंदे गैंग और बाकी लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, कि अगर एकांत शिंदे 37 मिनिस्टर्स को अपने ग्रुप में ले आते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच जाएंगे। लेकिन
हम अगर असली लॉ को देखें तो इसका इस आर्ग्यूमेंट का कोई लीगल बेसिस नहीं है। इट इज़ एट बेस्ट द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। तो क्या कहता है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ? हम अगर अपने एंटी डिफेक्शन को लॉ को देखना चाहे तो पहले हमें अपने संविधान को देखना पड़ेगा। हमारे संविधान के शेड्यूल 10 शेड्यूल में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है। अब हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ का सेक्शन 2 और सेक्शन 4 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 2 हमें बताता है कि कब एक मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सेक्शन 4 हमें बताता है कि कब एक मेंबर को प्रोटेक्शन मिल सकती है डिस्क्वालिफिकेशन से। सो अंडर सेक्शन 2 देयर आर 2 कंडीशंस ऑन विच अ मेंबर कैन बी डिस्क्वालीफाइड। पहला कंडीशन ये है कि अगर वो वॉलंटरीली अपना पार्टी मेंबरशिप त्याग दे, और दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई मेंबर अपने पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट किसी भी मोशन पे वोट कर दे। ये हुआ, अगर ये दोनों में से कोई भी एक है तो एक मेंबर को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है अंडर एंटी डिफेक्शन। लेकिन सेक्शन 4 हमें कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 या उससे ज़्यादा मेंबर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या उनसे मर्ज हो जाते हैं, मर्ज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और पार्टी से मर्ज हो जाते हैं, तब इन 2/3 मेंबर्स पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, ये प्रोटेक्टेड होंगे। अब ये जो एकांत शिंदे का ग्रुप है, ये बीजेपी से मर्ज नहीं हुआ, ना ही इनकी कोई इच्छा थी बीजेपी से मर्ज होने की। इसीलिए अगर ये 37 मेंबर जो कि 2/3 है इनके पार्टी का, उससे ज़्यादा भी मेंबर्स अपने ग्रुप में ले आते हैं, फिर भी इन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी एंटी डिफेक्शन के अंडर, सेक्शन 4 के अंडर, क्योंकि ये मर्ज नहीं हो रहे हैं किसी भी पार्टी से। देयरफॉर द प्रोटेक्शन इज नॉट देयर। अब हम अगले क्वेश्चन पे ये आ सकते हैं कि क्या ये जो 16 मेंबर्स है ये डिस्क्वालीफाई अभी भी हो सकते हैं? अब ये तो हमें सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा, क्योंकि हमारे पास ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है पार्टी स्प्लिट का। हाँ, एक बात बताना और ज़रूरी है कि हमारा जो पुराना एंटी डिफेक्शन था उसमें एक प्रावधान था कि इफ़ अगर पार्टी में एक स्प्लिट होता है और 1/3 से ज़्यादा मेंबर स्प्लिट हो जाते हैं तो उन 1/3 मेंबर्स को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 91st जो हमारा संविधान संशोधन हुआ, उससे इस प्रावधान को हटा दिया गया। तो अब क्या होगा इन मिनिस्टर्स के साथ, ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट बताएगी। लेकिन लेकिन हम इनके डिस्क्वालिफिकेशन, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या नहीं, ये हमें उन दो मोशंस को देखना पड़ेगा, दो कंडीशंस को देखना पड़ेगा। पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई मेंबर वॉलंटरीली अपना मेंबरशिप त्याग देता है किसी पार्टी से, मोशन इसका, और दूसरा है कि अगर कोई मेंबर किसी भी मोशन के अगेंस्ट वोटिंग करता है। अब वोटिंग तो हुई नहीं है, तो हम पहले कंडीशन को देखते हैं कि अगर कि क्या एकांत शिंदे एंड ग्रुप ने वॉलंटरीली अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ी। अब इस पे हम एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं, रवि के नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक फॉर्मल रेजिग्नेशन ज़रूरी नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए कि किसी मेंबर ने पार्टी छोड़ा या नहीं। उस मेंबर के जो जनरल कॉन्डक्ट है उससे भी हम ये पता कर सकते हैं, उससे भी ये डिसाइड किया जा सकता है इफ़ ही हैज़ वॉलंटरीली लेफ्ट द पार्टी। तो क्वेश्चन मेन ये है, क्या एकांत शिंदे और उनका गैंग, क्या इनका जनरल जो कॉन्डक्ट है, जनरल कॉन्डक्ट एज इन रेबेल करना, किसी और स्टेट में जाकर बैठ जाना, क्या ये सब उनका वॉलंटरीली रेजिग्नेशन फ्रॉम द पार्टी डिटरमाइन करता है? अब ये डिटरमाइन करता है या नहीं, ये कॉन्डक्ट जस्टिफाई करता है या नहीं मेंबरशिप छोड़ना, ये हमें सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी, वही बता सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ इन्फर कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट जो बताएगी वही फाइनल होगा, हमारे आपके कहने से कुछ होगा नहीं यहाँ पे। और एंड आई बिलीव दैट हमारे पास वो जुडिशियल विजडम भी नहीं है ये डिसाइड करने की। पर अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो ऑब्वियसली रेबेल करना एक पार्टी की मेंबरशिप के अगेंस्ट है। तो ये अब हमें सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रोसीडिंग से ही पता चलेगा कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन करती है कि दे हैव वॉलंटरीली गिवन अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी बाय रिजाइडिंग इन अनदर स्टेट एंड बाय रिबेलिंग, देन इन 16 के 16 को डिस्क्वालीफाई अभी भी किया जा सकता है। और अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो वो अलग ही किस्सा होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे चंद शब्द सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़रा सा अनफेयर रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट, ऑन द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ बीन अनफेयर बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ को इस केस में डिफ्यूज जैसा कर दिया। बिकॉज पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डेप्यूटी स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशंस थे उन्हें स्टे पे लगा दिया, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट की भी परमिशन दे दी
इवन दो ये जो 16 के 16 मेंबर्स थे, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो प्रोसेस में था, वो स्टे में था, एंड इवन देन द सुप्रीम कोर्ट लेट द फ्लोर टेस्ट हैपन। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस डिस्क्वालिफिकेशन का पर्पस ही यही होता है कि जो मेंबर्स रेबेल कर रहे हैं उन्हें हटाना असेंबली से, ताकि वो वोट ना कर सके, ताकि फ्लोर टेस्ट में उनकी मेजोरिटी ना आए। बट व्हेन द सुप्रीम कोर्ट गेव द ग्रीन लाइट फॉर द फ्लोर टेस्ट, तो ये 16 के 16 जो एमएलएज हैं, इन्होंने भी फ्लोर टेस्ट, इन्होंने भी वोट किया। और इन्होंने जब वोट किया तो ये जो पूरा का पूरा डिफेक्शन का लॉ था यही बेकार हो गया, बिकॉज इट वॉज पुट ऑन होल्ड। तो ये जो, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमारे उद्धव ठाकरे ने रिजाइन भी कर दिया, और ये जो बीजेपी और शिवसेना की जो अलायंस है उन्हें मेजोरिटी भी मिल गई फ्लोर टेस्ट में, बिकॉज दीज एमएलएज हु रेबेल्ड वर अलाउड टू वोट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था ये हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ को डिफ्यूज करने जैसा था, और इसीलिए मैं इन्हें अनफेयर कहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। धन्यवाद दोस्तों।